हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंचल सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 के नाम से ये वीडियो है हमारी, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ओके, फैराडेज लॉ 2 टाइप्स के होते हैं। इन 2 टाइप्स के फैराडेज लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनके लिए इनसे क्या फार्मूले बनते हैं और इनसे जो भी न्यूमेरिकल्स बन के बाहर आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 है और फैराडेज लॉ पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडेज के बारे में, फैराडेज कांस्टेंट के बारे में हम लोग पहले से ही कुछ जानते हैं। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट जो होता है 96500 कूलम होता है, उसको हम लोग पहले से जानते हैं, और आज देखते हैं कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, so the relationship of the amounts of substances liberated at the electrodes during electrolysis and the amount of current passed was studied by Michael Faraday in 1833. Okay, 1833 में माइकल फैराडे द्वारा स्टडी किया गया। क्या स्टडी किया गया कि ये अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से कितना कैटायन लिबरेट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है और कितना लिबरेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा था, अगर गैस होगा तो वो गैस होगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और फिर अगर कुछ और है तो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो फैराडेज ने 1883 में माइकल फैराडे, जिनको कहा गया है, उन्होंने एक नियम, एक रूल बताया, 2 लॉज दिए फैराडे, जिनको हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को इन्होंने किस बेसिस पे दिया था? अमाउंट ऑफ डिपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ लिबरेशन है, जो सबस्टेंस लिबरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर जो अमाउंट ऑफ करेंट पास हो रहा है, कितना करंट हम पास कर रहे हैं और कितना लिबरेटेड हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उन्होंने दिया। तो देखते हैं फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है द मास ऑफ अ सबस्टेंस डिपॉजिटेड आर द मास ऑफ गैस लिबरेटेड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं तो मास कुछ डिपॉजिटेड होता है। ये देखिए आपका है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डेनियल सेल के जस्ट अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो कैटायंस होते हैं वो मूव होते हैं कैथोड की तरफ, और एनायंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि the mass of a substance deposited or the mass of gas liberated, अगर मास में होगा तो डिपॉजिट होगा और गैस होगा तो वो लिबरेट हो जाएगा। एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोड पे अमाउंट ऑफ मास जो होगा, डिपॉजिट कितना होगा और या फिर लिबरेट कितना होगा, ये डिपेंड करता है किस अमाउंट में हम चार्ज यहाँ से पास करा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज पास करा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट से कितना हम चार्ज पास करा रहे हैं, जितना चार्ज पास कराएंगे उतना यहाँ पर डिपोजिशन होगा मास का या फिर लिबरेशन होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ यही कहता है कि द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड, मतलब इकट्ठा होना, और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड। सबस्टेंस होगा तो डिपॉजिट होगा, गैस होगा तो लिबरेट हो जाएगा। एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मीन्स क्या होता है? चार्ज है, ये जहाँ पे क्यू क्या है, ये चार्ज है आपका। ओके, अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाते हैं तो m इज इक्वल टू जेड की हो जाएगा। ओके, ये m इज प्रोपोर्शनल टू जेड की हो जाएगा। जेड क्या है? जेड इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, और ये जेड जो है ये वेरी करता है फ्रॉम एनायंस टू एनायन, कैटायंस टू कैटायंस। ये अलग अलग एनायंस के लिए अलग, कैटायंस के लिए अलग अलग हो सकता है, ये वेरी करता है। यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। जेड क्या है? एक कांस्टेंट है। ओके, और देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो आई एम्पियर का है, और कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। अगर आई एम्पियर का करंट टी टाइम तक फ्लो हो रहा है तो
जो हमारा चार्ज हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके, एक यहाँ पर भी जैसे आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। अब M इज इक्वल टू जेड, Q की जगह पे क्या हो जाएगा, आई टू टी, M इज इक्वल होगा जेड आई टी, ये आपका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब जेड जो होता है, जेड हमारा इक्वल टू होता है, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ, ई अपॉन एफ। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, और एफ क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 96500 कूलम होती है, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा यहाँ पे फैराडेज का फर्स्ट लॉ है वो दिखा रहा है कि जो भी मास लिबरेट होगा वो डिपेंड करता है हाउ मच यू आर चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट, कितना आप चार्ज पास करा रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि उसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम इक्वल जेड आई टी है, तो आप जेड की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, ई बाई एफ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो और यहाँ पे मोलर मास होता है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है, ये मैंने आपको बताया है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि क्या होता है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स। अब एक्स वेरी करता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेसिस के लिए अलग होता है, ठीक है ना, साल्ट्स के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर एक्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, करंट फ्लो करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे, ये बेसिकली आप इसको याद रखना है आपको, ये है, और एक वैल्यू तो आपको पता है। तो ये था हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount of charge passing through electrolyte. Okay, so m is directly proportional to q, m is equal to zq. Okay, current flow, if the current flow is I ampere and time t, अगर टाइम t तक I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू होता है हमारा, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू होता है ई बाई एफ। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इस तरह से निकाल लेंगे। मोलर मास अपॉन एक्स, एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मोलर मास आपको दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट कर लेंगे आप। चार्ज, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, एफ क्या है आपके, फैराडे कांस्टेंट है, और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, और ये अप्रॉक्स वैल्यू इसकी जो होती है ये 96,500 कूलम होती है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है ना, तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ड्यूरिंग फैराडेज टाइम देयर नो डिवाइस अवेलेबल विच कुड सप्लाई कांस्टेंट करंट। फैराडे के समय में कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो कि करंट को कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सके। ठीक है ना, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास वाज मेजर्ड बाय पुटिंग एन एपरेटस कॉल्ड कोलोमीटर, जिसका से कूलॉम्ब आया है। तो उस समय कोलोमीटर जो था उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी पास को मेज़र करते थे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई डिवाइस नहीं आया था जो कि करंट फ्लो को, कांस्टेंट करंट फ्लो को जो है मेज़र कर सके। ठीक है, तो उस समय ये आया था। अब अगर हम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड where a current of 1 ampere is passed for 1 second. ठीक है ना, it is defined as the mass of the substance deposited. इक्विवेलेंट का मतलब है
अगर एक 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास हो रही है तो जो वहाँ पे मास डिपॉजिटेड होगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। ओके, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए आप आई एम्पियर की जो करंट है इक्वल टू 1 सेकेंड तक इसको फ्लो करा रहे हैं, तो इस पर जो मास डिपॉजिटेड होगा यही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे m इज इक्वल टू जेड क्यू और q इज इक्वल टू 1 फैराडे, क्योंकि आपने यहाँ पे करंट को भी यूनिटी कर दिया और t को भी यूनिटी कर दिया। तो करंट को भी यूनिटी कर दिया आपने तो I इंटू टी होता है, तो इन दोनों को जब आपने यूनिटी कर दिया तो q क्या हो जाएगा, अपने आप यूनिटी हो जाएगा। तो ठीक है, क्या होगा, q इज इक्वल टू 1 फैराडे हो गया। अब m इज इक्वल टू जेड, m इज इक्वल टू जेड हो गया। ठीक, तो जितना अगर 1 एम्पियर करंट को हम t सेकेंड तक, t मीन्स 1 सेकेंड तक अगर यूनिट सेकेंड तक पास कराते हैं तो उसको पास में जितना मास डिपॉजिटेड होता है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन दोनों लॉस को बताने के बाद आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इस वीडियो में कुछ सॉल्व हो जाए, फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसका न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए फैराडेज लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है? फैराडेज सेकेंड लॉ भी फर्स्ट लॉ का ही डेरिवेशन यहीं से आया हुआ है। फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, according to Faraday's second law, it is same amount if same amount of electric charge is passed through different solutions में इलेक्ट्रोलाइट्स आपका सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो if same amount of electric charge is passed through different solutions or electrolytes, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight. क्या कहा इसने, क्या कहा? If same amount of electric charge passed through different solution or electrolytes, then the amount of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight. ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये हमने बना दिया, हमने इस तरह से बना दिया है अरेंजमेंट। ये आपका पॉजिटिव 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 है, ये निगेटिव निगेटिव कैथोड है, पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक, तो हमने कहा कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है हमने, यहाँ पे इसको सीरीज में जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, दोनों के साथ जो भी होगा दोनों के साथ होगा, सीरीज में हमने जोड़ दिया है। ये आपका सपोज कि एक सॉल्यूशन है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या है, आपका करंट सेम है, टाइम सेम है और क्यू सेम है, ये तीनों सेम है। इट इज इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड, मतलब दोनों सेम अमाउंट में पास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, मास डिपॉजिटेड, इस पे मास डिपॉजिट किया होगा इज इक्वल टू जेड क्यू हो जाएगा। अब जेड क्यू वाली क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं EZn अपॉन एफ इंटू क्यू। ठीक है ना, ये हो गया आपका ये। अब इसमें जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम देखते हैं तो मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड जेड इंटू क्यू। अब जेड क्या है यहाँ पे, वही सेम चीज़, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, CU कर देंगे। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन फैराडे लॉ मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे फैराडे लॉ तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, ये दोनों में सेम है, एफ और क्यू, तो हमें ये मिलता है mZn
अपॉन एम कॉपर Cu इज इक्वल टू EZn अपॉन ECu। ठीक है, ये मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक, मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर इज इक्वल टू दिस, ये हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे, इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे, इसका यूज़ है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटली मिला के हमारा ये हो गया कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर हम देखें ऑल ओवर तो क्या निकलता है हमारा, हमें यही फाइंड आउट होता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो और इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू एफ E1 अपॉन E2। E1 आप समझ रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, E1 यहाँ पे जिंक के लिए है और E2 किसके लिए है, कॉपर के लिए है। ठीक है, m1 उसका मास है और m2। तो ये आपके तीन फार्मूले काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं इस फैराडे सेकेंड लॉ को। फैराडे फर्स्ट लॉ आपने देखा, फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस। इसमें हमने क्या लिया, दो इस तरह से अरेंजमेंट किया दो सेल का और दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। दोनों क्या किया हमने, सीरीज में जोड़ दिया। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, ये इसको यहाँ पे जुड़ना है, ये यहाँ से जुड़ेगा, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, ये आपका इसमें एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड को कैथोड जोड़ दिया। आपने कभी सीरीज में बैटरीज जोड़ी होंगी तो आप समझे होंगे, उस तरह से ही कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, यह कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और यह है आपका जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे ITQ करंट फ्लो जो हो रही है, I वो सेम है, टाइम जो है सेम है, और Q मतलब जो चार्ज है आपका वो सेम है। ठीक है ना, Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है, ये आपको पहले से पता है। तो ये क्या होता है, एकदम सेम होता है। अब इस केस में अगर हम पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइट देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड। या तो इस पर जो डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर सब्सटेंस है तो डिपॉजिट होगा, मास में है तो, या फिर अगर गैस है तो फिर वो लिबरेट होगा। तो डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। liberated is directly proportional to its equivalent weight। ओके, तो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए तो अब देखिए, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड की वैल्यू, जेड के ये फार्मूला हमने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, इधर मैंने आपको बताया था E अपॉन एफ। ठीक है ना, तो E किसका है, ZN का है, E ZN अपॉन एफ इंटू क्यू, ये आपका हो गया। और अगर हम इधर देखते हैं दूसरे वाले में, तो मास आप कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड, ठीक है ना, मास आप यहाँ कॉपर सल्फेट नहीं Cu रहेगा, मास Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब जेड क्या है, जेड क्या है, E अपॉन एफ, तो ECu इंटू क्यू अपॉन एफ। ठीक, अब इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और जब हम डिवाइड किया तो हमें ये मिला MZN अपॉन MCu इज इक्वल टू EZN अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ ZN अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ऑल ओवर हमें ये मिला जो हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि मास इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ये मास जो है डिपॉजिटेड मास है, डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास है तो ज़्यादा है तो इक्विवेलेंट वेट बढ़ेगा। ठीक है ना, हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड, जिससे कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज माई ब्लू पेन, यस, ओके। क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज इन coulombs required for
द ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट है आपका 2 मोल्स ऑफ H2O टू O2। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड FeO टू Fe2O3। ओके, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट को सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट को तो पहले इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर 1 मोल ऑफ H2O इज H2O, इस तरह से H2 प्लस हाफ O2। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे O2 माइनस इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 गैस, इस तरह से। ठीक, अब और इसको अगर हम लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी H2O इज इक्वल टू 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये आपका हो गया। ठीक है ना, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज 2F। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम पे ये कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 2F, 2 फैराडे। ठीक है, या फिर और हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 1 मोल के लिए आपका 2F है, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा 4F। ये हो जाएगा 2 इंटू 2F इज इक्वल टू 4F। ठीक है, F की वैल्यू कितनी होती है? F की वैल्यू हम जनरली रखते हैं वही 965,000। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 965,000 कूलॉम। फिर उसके बाद ये आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 386,000 कूलॉम। ये आपका आ गया। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट द चार्ज इन कूलॉम्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O को ऑक्सीडेशन के लिए क्या कितना चाहिए आपका 386,000 कूलॉम चाहिए आपको। ठीक है, 1 मोल के लिए हमने क्या कितना, 1 मोल के लिए 2F चाहिए, तो 2 मोल के लिए 4F चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, सेकेंड था 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड टू Fe2O3। ठीक है, तो दूसरे के देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन FeO हाफ Fe2O3। ठीक है, इसको इसे भी कर सकते हैं जैसे कि Fe जो 2 प्लस चार्ज है ये चेंज होगा, Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1F। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डिस्चार्ज हो रहा है 1F। तो 1F है, तो 1F की वैल्यू फैराडे की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है आपका 965 कूलम। तो ये आपका हो जाएगा 96500 कूलम।
ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, इसमें क्वेश्चन पूछा था आपसे, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्ब्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 moles of H2O 2O2 and 1 mole of FeO2 Fe2O3। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखा, H2O H2 प्लस हाफ O2, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, H2 प्लस O2 भी देखते हैं, कभी कभी लिखा होता है H2 प्लस O2, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे O2 माइनस है तो हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, या फिर H2O को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं, 2H प्लस है तो यहाँ पे F की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है ना, F की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। तो इस तरह से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 2F। 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O ऑक्सीडेशन के लिए 2F चाहिए होगी। ठीक है, तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O, तो 2 मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा, तो 2 × 2F इज इक्वल टू 4F। अब 4F की वैल्यू हम 96,500 रख देंगे कूलम, और यहाँ से इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखा हमने ये आ गया 386000 कूलम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहले हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं, FeO इज इक्वल टू हाफ Fe2O3। अब Fe2 प्लस चार्ज है तो ये Fe3 प्लस में हो रहा है। ठीक है ना, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1F। ओके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1F, हेंस 1 × 96,500 कूलम इज इक्वल टू आपका ये आ गया चार्ज, इतने कूलम, ये आपका चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये आपका रहा इस क्वेश्चन का। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, इसको आप बुक से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपको। Question: how much charge is required for the following reduction? ओके, पहला क्या है हमारा, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस 2 Al एल्युमिनियम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड है हमारा 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस 2 Cu। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट का इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमारा है इस तरह से, Al3 प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चेंज हो जाएगा Al में। ओके, एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली हम करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल
Al3 प्लस इज इक्वल टू 3F। ओके, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3F, ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर ये था। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, F की वैल्यू क्या होती है 96500 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 289,500 कूलम, ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ के बारे में, फैराडेज के बारे में हम जानते हैं। फैराडे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, है ना। तो 1 मोल के लिए आपका 965,000 होता है, 96500 होता है, ठीक है ना, कूलम। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरे के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये क्या हो रहा है आपका Cu2 प्लस से चेंज हो रहा है इसको Cu में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा तो चेंज हो रहा है Cu में, ठीक है ना। तो फिर सीधे क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वन मोल ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ठीक है। अब 2F फैराडे कांस्टेंट आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता क्या, तो 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो आ जाएगा 200 200 2 5 10 का 0 2 6 12 1 13 का 3 2 9 18 119, ठीक है। तो 1933 कूलम ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम आप कराएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल का, फिर आगे चीज़ें सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।